हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से बेतसो। तो फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 है और चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। जो सामाजिक ग्रामीण समाज होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, उसी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ऑप्शनल पेपर में जो आपका 5th पेपर है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको रूरल बैंकिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, यही कवर करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहली डेफिनेशन है ऑर्गेनिक यूनिट क्या होती है, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। ऑर्गेनिक यूनिट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? ऑर्गेनिक यूनिट इज द आइडिया दैट अ थिंग इज मेड अप ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। मतलब ऑर्गेनिक यूनिट कहने का मतलब ये ऐसी चीज़ होती है कि मतलब कोई भी चीज़ जो है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर पार्टों से मिलकर बनी होती है। जैसे जो हमारा शरीर है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन। जो हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ओके, द सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सोशल रोल। जो समाज बना हुआ है उसमें सामाजिक जो रोल है, हर व्यक्ति अपना रोल निभाता है। पॉलिटिशियन अपना रोल निभाते हैं, वकील अपना रोल निभाते हैं, पुलिस अपना रोल निभाती है, तो अपने अपने रोल के किसान अपना रोल निभाता है। तो उसी के आधार पर एक सोसाइटी बनती है। ओके, तो अगर ऑर्गेनिक यूनिट कहा जाए तो ये बात समझ लेने की होती है कि एक ऐसी हर चीज़ या कोई भी चीज़ जो है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे हमारा शरीर डिफरेंट अंगों से मिलकर बना है, और वैसे ही जो है समाज डिफरेंट जो है सामाजिक रोल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरी बात होती है, अगर आएगा डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कार्य का बंटवारा हुआ, मीन्स सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ टास्क। ठीक है, तो जो वर्क प्रोसेस है उसको नंबर ऑफ टास्क में बांट देना, सेपरेट कर देना, विथ ईच टास्क परफॉर्म्ड बाई अ सेपरेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, जिसमें से हर एक टास्क को सेपरेट पर्सन या सेपरेट ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो आपका डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स ऑर्गेनिक यूनिट और डिवीजन ऑफ लेबर। थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया। बेसिकली रूरल बैंकिंग इज ऑल अबाउट थ्योरी। ठीक है, कुछ जो है चैप्टर तो बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड हैं, पर थोड़ा थोड़ा समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, समझते हुए चलेंगे, हल्का हल्का ध्यान से आराम से बैठिए और जो है प्रवचन को जैसे सुनते हैं वैसे ही सुनते हुए चलिए। जो अच्छा लगे ऑब्जर्व करिए, जो अच्छा ना लगे इग्नोर करते हुए बढ़ते चलिए। जहाँ कहीं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, इसके पूछे जाने के, हिट करने के बहुत चांस है, वहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करूँगा। जैसे पंचायती राज 100% पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में आता है। रूरल बैंकिंग का पेपर देंगे, बिना पंचायती राज के बचेंगे नहीं। ओके, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, अदरवाइज सुनते रहिए। रूरल एरियाज आर सर्व्ड बाई अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें डिफरेंट टाइप के बैंकों के द्वारा वहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कमर्शियल बैंकों के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक के द्वारा, स्मॉल फाइनेंशियल बैंकों के द्वारा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के बैंक जो है अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर अ बैंकर, इसलिए एक बैंकर के लिए ये जरूरी हो जाता है, इफ़ ही आर सी इज़ कमिंग फ्रॉम अर्बन एरिया। अगर आप जो है बैंक में नौकरी पाते हैं, पीओ बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, और आप जो है हमेशा पल्ले बढ़े अगर शहरी क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अंडरस्टैंड करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज को अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को समझें, क्योंकि अगर आपके शहर में जो है परवरिश हुई है तो शहर अलग तरीके से होता है और गाँव में अलग तरीके से चीज़ें फंक्शन होती हैं। इसलिए बीइंग ए बैंकर ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को, बेसिक स्ट्रक्चर जो रूरल सोसाइटी का है उसको समझें। पंचायती राज हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो जो पंचायती राज है वो एक जो है मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाँव के डेवलपमेंट में। एंड बैंकर्स हैव टू इंटरेक्ट विथ पंचायत। और जो अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग है तो आपको पंचायतों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको काम पड़ेगा, मनरेगा से रिलेटेड काम पड़ेगा आपको। कोई भी अगर जो है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें आ रही हैं उससे रिलेटेड काम पड़ेगा, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। डिफरेंट जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा, किससे? पंचायत के साथ। ओके, दस इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकर। इसलिए पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करता है इसको समझना, इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बैंकर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग
टू रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कैसे पंचायती राज कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। ओके, तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं बताई गई, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि आप जो है रूरल बैंकिंग क्यों पढ़ें, उसी बारे में है। तो देखिए रूरल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ कमर्शियल बैंक भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, आरआरबीज भी हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स भी हैं। ओके, इसलिए एक बैंकर्स के लिए ये इसेंशियल हो जाता है। अगर आप जो है शहरी क्षेत्र में पले बढ़े हैं, अर्बन एरिया में आपकी दिल्ली मुंबई जैसे अगर मेट्रो सिटीज़ में आपकी जो है परवरिश हुई है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या किसी भी शहर में पले हुए हैं तो आपके लिए जो ग्रामीण समाज होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी हो जाता है। पंचायती राज जो है एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है गाँव के डेवलपमेंट में, ठीक है, और इस वजह से बैंकर्स को पंचायतों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ओके, पंचायतों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनको इम्प्लीमेंट करवा सकें। ओके, इसलिए आपको पंचायती राज सिस्टम की फंक्शनिंग का आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसका समझना, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट, और तभी आप ग्रामीण जो है क्षेत्र के डेवलपमेंट में अपनी मदद कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड देखिए सामाजिक वर्गीकरण। ओके, सामाजिक वर्गीकरण, तो कैसे कैसे समाज में वर्गीकरण हुआ है सब कुछ पढ़ेंगे, जाति प्रथा सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। अभी आप देखिएगा ये मतलब बैंकिंग के अलावा बहुत कुछ है इसमें एक हिसाब से देखा जाए। ओके, ट्रेडिशनली एन इंडियन विलेज इज नॉट अ फुल्ली सेल्फ कंटेन्ड सेटलमेंट, ठीक है। ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत तौर पर अगर देखा जाए तो जो भारतीय गांव होते हैं वो पूरी तरह से जो है सेल्फ कंटेन्ड सेटलमेंट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक गांव, अगर गांव के लोग जो है किसी दूसरे गांव से या अगल बगल के गांव से कोई मतलब ना रखें, किसी शहर से मतलब ना रखें, तो खुद में फंक्शन कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स दे आर नॉट फुली सेल्फ कंटेन्ड सेटलमेंट, यानी कि मैं गांव वाले कहें कि हम किसी और से मतलब नहीं रखेंगे, खाना पानी राशन चीनी दूध सब्जियां सब कुछ यहीं अरेंज कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पर देखा जाए तो जो भारतीय विलेज हैं वो पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड सेटलमेंट नहीं हैं। ओके, इंटरेक्शन होता रहता है एमंग विलेजेज, मतलब एक गांव से दूसरे गांव के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, अड़ोस पड़ोस के गांव में हमें काम पड़ता ही रहता है थ्रू मार्केट्स, मार्केट के थ्रू मेले फेयर्स, मेले, रिलीजियस एक्टिविटी, कहीं पर भंडारा हुआ, कहीं पर जो है हवन पूजन वगैरह हुआ, ट्रेवलिंग यात्राओं के थ्रू, सोशल फंक्शंस जैसे शादियां वगैरह क्वाइट कॉमन हैं। ठीक है, तो मतलब दो अलग अलग मतलब जो है जो गांव होते हैं इनके लोगों का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है। बाजार चले गए, है ना, ए गांव के लोग बी गांव में जो है बाजार लगती, वहाँ चले गए सब्जी खरीदने। ए गांव के लोग सी गांव में मेला लगा हुआ है तो ए बी सी डी सारे गांव के लोग, हर तरफ के गांव के लोग मेला देखने चले आए। कोई धार्मिक एक्टिविटी हो रही वहाँ पहुँच गए, कोई यात्रा पर चले गए, अलग अलग गाँव में टहल रहे हैं, शादी वगैरह पड़ी तो दूसरे गांव में चले गए। तो इस तरीके के इंटरेक्शन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात बढ़ती है और आते हैं हम रूरल स्ट्रक्चर पर। ग्रामीण जो है स्ट्रक्चर कैसा है, तो रूरल स्ट्रक्चर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फैमिली, किनशिप, कास्ट, स्ट्रेटिफिकेशन, पावर एंड रिलीजन। जो सामाजिक जो ग्रामीण जो है स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है परिवार, रिश्तेदारी, किनशिप रिश्तेदारी, कास्ट जाति, स्ट्रेटिफिकेशन वर्गीकरण डिफरेंट आधार पर वर्गीकरण से, पावर ताकत, और धर्म के आधार पर ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो है सामाजिक जो है ग्रामीण जो है स्ट्रक्चर तैयार होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, देखिए मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक जो एक वर्क होता है उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देना और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दे, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। एंड ऑर्गेनिक यूनिट, ऑर्गेनिक यूनिट मतलब मैंने बताया आपको कि कोई एक चीज़ जो कि जो है डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पार्ट से मिलकर के बनी हुई। ऑर्गेनिक यूनिट ऑफ द विलेज जो होती है मेक इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू परफॉर्म द रोल असाइन टू देम। तो कार्यों का बंटवारा हो जाता है गांव में, ऑर्गेनिक यूनिट होती है, ऑर्गेनिक यूनिट होती है, इंटरडिपेंडेंट यूनिटें होती हैं, ठीक है, विलेज। तो वहाँ क्या होता है हर एक को जो रोल असाइन किया जाता है वो उस रोल को निभाता है। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन। ये उम्मीद की जाती है कि डिवीजन ऑफ लेबर और इन सबसे क्या होगा कि जो है
म्यूचुअल हेल्प, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और कोऑपरेशन बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, गांव में जैसे हर किसी को अपना अपना रोल दिया गया है। जो किसान है, किसान अपना काम कर रहा है, जो मुखिया है, मुखिया अपना काम कर रहा है, ग्राम का प्रधान जो है, प्रधान अपना काम कर रहा है। ठीक है, जो लेबर वर्ग है वो अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके से हर कोई अपना अपना रोल जो असाइंड है उसको परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि आपस में म्यूचुअल हेल्प और कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है। विलेज इज एन एरना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक दूसरे का सहयोग ही करते हैं, नहीं, ये अखाड़ा होता है कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब झगड़े भी होते रहते हैं, जमकर झगड़े होते हैं। विलेज इज एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ एरना, एरना मतलब वही पूरा अखाड़ा कह लीजिए, एरना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इट हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन। लेकिन झगड़ा होता है तो गांव में परंपरागत तरीके के मेथड अवेलेबल हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन भी होता है। दो पक्षों में मारपीट हो गई तो पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में जो है बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि भाई ना तुम इनको मारोगे ना ये तुमको मारेंगे, आगे से कोई किसी के रास्ते में आएगा नहीं। ठीक है, फिल्मों में आपने जब दो डॉन को एक बड़ा डॉन जब सेटलमेंट करवाता है तो इसी तरीके का काम होता है। सोशल गैदरिंग वगैरह का काम भी इनकी खुद की अपनी मैकेनिज्म होती है। मैनी विलेजेस ऑन द अदर हैंड आर करेक्टराइज बाई परसुएसिव फैक्शनलिज्म एंड ऑन गोइंग डिस्प्यूट। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर लगातार जो है गुटबंदी चल रही है। ठीक है, परसुएसिव फैक्शनलिज्म मतलब होता है फ्रेंड जो है परसुएसिव, लगातार जो है गुटबंदी चली हुई है, मारपीट चल रही, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ऑनगोइंग डिस्प्यूट चला हुआ है। ओके, तो मतलब ऐसे भी कई सारे गांव हैं जहां पर लगातार झगड़े चलते रहते हैं, वो कभी झगड़े निपटते ही नहीं हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड, देखिए हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात की और फिर रूरल स्ट्रक्चर देखा। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जो इंडियन विलेज होते हैं उनको परंपरागत तौर पर देखा जाए तो ये फुल्ली सेल्फ कंटेन्ड जो है सेटलमेंट नहीं होते हैं, यानी आत्मनिर्भर पूरी तरह से नहीं होते हैं। विलेजेस के बीच में जो है इंटरेक्शन होता रहता है, मार्केट के थ्रू, मेलों के थ्रू, फेयर्स, रिलीजियस एक्टिविटी के थ्रू, यात्राओं से, सोशल फंक्शन जैसे शादी वगैरह के थ्रू इंटरेक्शन होता रहता है। रूरल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें परिवार, रिश्तेदार, जाति, है ना, और सामाजिक वर्गीकरण जो है, पावर, शक्ति और धर्म, इन सब के आधार पर हमारा ये रूरल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है, हर किसी को अपना काम बताया गया है, ऑर्गेनिक यूनिट हैं। उसके बाद में ये लेबर जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये मतलब संभव करता है कि हर कोई वही रोल असाइन, जो रोल उसको असाइन होता है उसको वो परफॉर्म करता है। हर व्यक्ति को जो रोल असाइंड है वो उसको काम करता है। किसान अपना काम करता है, मुखिया अपना काम करता है, प्रधान अपना काम करता है, जो लेबर हैं वो अपना काम करते हैं, और इसकी वजह से ये उम्मीद की जाती है कि इनका आपस में म्यूचुअल हेल्प और कोऑपरेशन बढ़ता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है विलेजेस जो होते हैं, गाँव जो होते हैं, वो एरना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब जो है विवाद के अखाड़े होते हैं, झगड़े चले रहते हैं। लेकिन गांव में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के अपने खुद के तरीके भी मौजूद हैं, जैसे पंचायत वगैरह बुला करके। उसी जगह पर बहुत सारे विलेज ऐसे होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि वहाँ पर परसुएसिव फैक्शनलिज्म चल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार बना हुआ है, झगड़े, गुटबंदी लगातार चली हुई है, डिस्प्यूट चला रहता है। ओके, उसके बाद में जो एक रूरल जो एरिया होता है, रूरल सोसाइटी होती है, उसे यूनिट ऑफ डेवलपमेंट भी माना जाता है। विलेज इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, गाँव को अब जो है यूनिट ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है। विलेज हैज़ सेवरल फॉर्मल एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, गाँव में बहुत सारे फॉर्मल और संवैधानिक जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, जैसे पंचायती राज वगैरह मैंने आपको बताया ना, पंचायती राज, उसके जैसे प्रधान जो होता है वो एक तरीके संवैधानिक पद है। ओके, तो गांव में बहुत सारे फॉर्मल और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने एजेंट होते हैं, हैव देयर एजेंट इन मैनी विलेजेस एंड लार्ज विलेजेस हैव पार्टी ऑफिसर्स आल्सो। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके एजेंट होते हैं बहुत सारे गाँव में, और जो बड़े गाँव होते हैं, बड़े विलेज होते हैं, उनमें पार्टियों का ऑफिस भी होता है। ओके, विलेज इज़ नॉट अ कारपोरेट ग्रुप, जो गाँव होता है वो कोई कारपोरेट ग्रुप नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक पहचान होती है, इनकम की जो है तरीका होता है, फिक्स्ड लिमिट में ये कमाई भी करते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, फॉरेस्ट है ना, फिक्स्ड लिमिट में इनके पास जंगल होता है, रेवेन्यू यानी कि जो है राजस्व वसूलने का, जैसे जो सिंचाई वगैरह होती है उसका पैसा वसूला जाता है। उसके बाद में जो नहर वगैरह जाती है उसका पैसा वसूला जाता है। ओके, विलेज
कॉमन्स, इसके अलावा गांव की जो नहीं ग्राम समाज बोलते हैं, निस्तार लैंड ग्राम समाज, ऐसी ज़मीन जिस पर किसी भी व्यक्ति का हक ना हो, सबके लिए गांव में वो जनरली अवेलेबल हो, तो उसे विलेज कॉमन्स कहते हैं, निस्तार लैंड बोलते हैं। एंड शेयर रिसोर्सेज जैसे कुएं और टैंक। ओके, तो गांव कोई कारपोरेट ग्रुप नहीं होता है, लेकिन इसकी अपनी खुद की पहचान होती है, गांव की अपनी पहचान होती है, उनका कुछ इनकम का थोड़ा बहुत जरिया भी वहाँ पर होता है, जैसे रेवेन्यू जनरेट होता रहे। जो जंगल होते हैं वो भी एक तरीके का आपका मतलब रिसोर्स ही है। ओके, उसके अलावा गांव की कॉमन ज़मीन होती है जिसे निस्तार लैंड या फिर जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज वगैरह बोलते हैं। ओके, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं जैसे कुएं और टैंक वगैरह जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें गांव में पाई जाती हैं। इट मे आल्सो हैव टेम्पल्स, मस्क, चर्चेज, गुरुद्वाराज एंड ओपन टू ऑल द बिलीवर। ठीक है, इसके अलावा गाँव में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भी आपको मिलेंगे जो सभी जो जिस धर्म को मानता है उनके लिए ओपन रहते हैं। ओके, तो जो गांव होता है, जो विलेज होता है, उसको यूनिट ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में गांव में बहुत सारे फॉर्मल और जो है स्टेचुरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये पूरे चैप्टर में ये सारी बातें पढ़ेंगे, कौन कौन से स्टेचुरी इंस्टीट्यूशन है, कौन से फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, नॉट टू वरी, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिए बस। ओके, तो गांव में बहुत सारे फॉर्मल है ना और स्टेचुरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के या तो गाँव में एजेंट होते हैं, और अगर बड़ा गाँव है तो पार्टियों के ऑफिस भी वहाँ पर होते हैं। विलेज इज नॉट ए कारपोरेट ग्रुप, विलेज कारपोरेट ग्रुप तो नहीं होता, लेकिन हर गांव की अपनी पहचान होती है, उसकी फिक्स्ड लिमिट्स होती हैं। ओके, फिक्स्ड लिमिट मतलब उसका जो है एक दायरा होता है कि ये गांव यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, उसमें जैसे उसकी अपनी इनकम का तरीका होता है, रेवेन्यू वहीं से कमाते हैं, जंगल वगैरह वो सब सेट होता है। फिक्स्ड लिमिट यहाँ पर सेंस होगा दायरे से या कितना क्षेत्रफल उसने घेरा हुआ है। विलेज कॉमन्स हैं, विलेज कॉमन्स हो जाएगा आपका जो कॉमन लैंड है, ऐसी ज़मीन जिसे निस्तार लैंड बोलते हैं या ग्राम समाज वगैरह बोलते हैं। ओके, शेयर्ड रिसोर्सेस होते हैं, कुओं को, नहर को, टैंक को, इनको आपस में शेयर भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें गांव में पाई जाती हैं। इसके अलावा गांव में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी होते हैं जो सभी लोगों के लिए ओपन अवेलेबल होते हैं, जो जिस धर्म का मानने वाला है। कास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो जाति प्रथा की यहाँ पर बात हो रही एक तरीके से, तो ईच विलेज है सेवरल जाति सेगमेंट्स। ठीक है, तो हर गांव में अलग अलग बहुत सारे जात सेगमेंट्स होते हैं, विच हैव सेपरेट टाइज इन सम स्फेयर, जिनकी आपस में अलग अलग टाई होती है, विच हैव सेपरेट टाइज इन सम स्फेयर्स, मतलब कुछ जगहों पर अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इधर के एरिया में कोई दूसरे जो है कास्ट के लोग बसे हुए हैं, आगे वाले झुंड में कोई दूसरा कास्ट के लोग हैं, इधर वाले में कोई दूसरे कास्ट के लोग हैं। तो जाति गांव में बहुत सारी जाति के लोग मिलते हैं, सेवरल जाति सेगमेंट्स होते हैं। ओके, और जिनकी आपस में सेपरेट टाई भी होती है। बट देयर आर आल्सो नेबरहुड टाई, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल जाति वाली टाई ही है, वहाँ पर पड़ोसी के साथ में भी, पड़ोसी की पड़ोसी से भी जो है बनती है। पर्सनल आपके रिलेशन, आपकी फैमिली फ्रेंडशिप है ना, ये सब भी वहाँ पर चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल जाति वाले लोग ही आपस में, एक जात के लोग एक जात के लोगों से बोलते नहीं, पड़ोसी से भी आपस में बनती है, पर्सनल लेवल पर भी आप दोस्ती करते हैं, आपके फैमिली लेवल पर फ्रेंडशिप होती है। उसके अलावा एनिमोसिटीज़, जैसे मतलब किसी के प्रति जो किसी को ना भी पसंद करना, ये भी पॉसिबल होता है। एनिमोसिटीज़ मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर आर ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी समथिंग। ठीक है, तो मतलब दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी होती है, एक हिसाब से कह लीजिए। ओके, तो ये सब कुछ वहाँ पर रहता है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटर जाति एंड इंटरपर्सनल रिलेशन विद इन द विलेज मेरिट स्पेशल कंसिडरेशन। 3 एस्पेक्ट हैं इंटर जाति मतलब एक जात, मतलब जैसे एक जाति का दूसरी जाति के साथ में। ओके, इंटर जाति में अलग अलग जातियों का इंटरपर्सनल रिलेशन जो होता है विद इन विलेज गाँव में, उसमें से 3 जो है एस्पेक्ट हैं। कौन कौन सा? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ जातीज थ्रू द एक्सचेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशनल सर्विसेज। ठीक है, तो जो जातियाँ होती हैं इनकी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशनल सर्विसेज। मतलब हर, जैसे एक हिसाब देखा जाए फ्रेंड, देखिए अब यहाँ पर मुझे वो शब्द यूज करने पड़ेंगे जो कि हो सकता है कि आपकी फीलिंग को हर्ट करे, लेकिन अब समझाने का कोई और रास्ता मेरे पास नहीं है। अब देखिए जैसे जाति है, नाई होते हैं जो आपका बाल वगैरह काटते हैं, सॉरी टू से दैट बट मुझे कहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जैसे नाई होते हैं जो आपका बाल वगैरह काटते हैं, ठीक है, उनका निर्भरता होगी किसी और पर, कोई और काम। जैसे ले लीजिए गाँव में मान लीजिए किसान है, ठीक है, तो किसान अपने बाल कटवाना चाहता है, नाई को अनाज चाहिए। तो इस तरीके से जातियों का जो है
एक दूसरे पर निर्भरता होती है। ओके, तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ जातीज थ्रू एक्सचेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशनल सर्विसेज, तो विशेष जो ऑक्यूपेशनल वाली सर्विसेज होती हैं, जैसे जो नाई होता है वो बाल काटेगा, वो अपनी सर्विसेज देगा। ओके, तो इनकी जातियों की एक दूसरे पर निर्भरता होती है, जहाँ पर ये सर्विस को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में। द फंक्शनिंग ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत की फंक्शनिंग होती है, यानी विलेज पंचायत चलती है। इसमें जनरली इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जातीज रिसाइडिंग इन द विलेज, जो विलेज पंचायत होती है उसमें सभी जाति के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो उस गांव में रहते हैं। मान लीजिए किसी गांव में 3 जाति के या 4 जाति के लोग रहते हैं, तो चारों जाति के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव विलेज पंचायत में मिलते हैं, होते हैं। ओके, इन एडिशन टू जाति पंचायत द फैक्शनल पॉलिटिक्स यानी गुटबाजी ऑफ द विलेज, तो गांव में फैक्शनल पॉलिटिक्स भी होती है, गुटबाजी भी होती है गांव में। तो 3 चीज़ें हो गई। पहला, इंटर जाति जो है, जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें 3 पॉइंट काम के हैं। पहला, जो जातियां होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं उनकी सर्विसेज को लेने के लिए, जो उनकी एक की सर्विस दूसरे को लेनी, दूसरे की सर्विस तीसरे को लेनी है, इसके लिए जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। विलेज पंचायतें फंक्शन तभी करती हैं, ठीक है, विलेज पंचायतें भी यहाँ पर फंक्शन करती हैं गाँव में, और उसमें सभी जाति के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जाति पंचायत के अलावा जो है फैक्शनल पॉलिटिक्स, गुटबाजी भी जो है गांव में पाई जाती है। इनमें से फर्स्ट 2 यानी कि गुटबाजी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 2, पहला कौन सा फ्रंट था? पहला था जातियों की आपस में निर्भरता एक दूसरे से सर्विस लेने के लिए, और दूसरा विलेज पंचायत की फंक्शनिंग। तो ये फर्स्ट 2 हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, इनमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। ट्रेडिशनली मोस्ट जातीज हैव सम क्राफ्ट आर ऑक्यूपेशन लिंक्ड टू देम, ठीक है। तो पहले जो ट्रेडिशनली मतलब जो परंपरा चली आई हुई उसके हिसाब से ज़्यादातर जातियों में कोई ना कोई क्राफ्ट, यानी कि जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते हैं ना, क्या एग्जांपल दें इसका, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना एक क्राफ्ट हो गया, कुम्हार बोलते हैं, है ना, आर ऑक्यूपेशन लिंक टू देम। तो मतलब जो है ज़्यादातर जातियों के साथ में उनका, जैसे कुम्हार बोला गया किसको, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लोहार बोला गया जो लोहे के काम करते थे, सुनार बोला गया जो सोने के काम करते थे, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे हैं जिनके पास में मतलब जो है उनकी जातियों से उनका जो है बिजनेस या धंधा उनका उनसे जुड़ा हुआ है। ओके, इन एडिशन इसके अलावा देयर आर सम ऑक्यूपेशंस दैट आर ओपन, इसके अलावा कुछ ऐसे भी जो है उद्योग हैं, ऐसे भी कार्य हैं जो कि सभी जातियों के लिए ओपन है, दैट इज दे कैन बी टेकन अप बाई एनीवन, वो उसे कोई भी ले सकता है उस अपनी जाति की इरिस्पेक्टिव, किस जाति का है इससे मतलब नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेस हैं, ऐसे जो है कार्य हैं जिनको कोई भी कर सकता है, ओपन कैटेगरी में आते हैं। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस देयर इज अ सिस्टम ऑफ अटैचमेंट इन विलेज फैमिलीज, इसके अलावा सेवरल ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन तो हैं ही, जैसे लोहार, सुनार, है ना, कुम्हार, ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का काम तो है ही। इसके अलावा सिस्टम ऑफ अटैचमेंट भी है विलेज फैमिलीज में, गांव के परिवारों में अटैचमेंट का सिस्टम चला होता है, जिसमें अटैचमेंट के सिस्टम को जजमानी कहते हैं। जजमानी सिस्टम का क्या मतलब होता है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो क्या करते हैं, लोअर क्लास के लोगों को अपने यहाँ पर परमानेंटली काम पर रखते हैं। जजमानी प्रथा यही है फ्रेंड्स। ओके, और उसके बदले में उनको कैश भी देते हैं या फिर जो है दया दिखाते हैं, जो दोनों में से किसी भी तरीके से वो पेमेंट करते हैं। द पेमेंट ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज इसमें ली जाती हैं अटैचमेंट के थ्रू, वो या तो दया के तौर पर कैसे पेमेंट होगी, आपको जो है ज़मीन दे दी गई, या आपको घर दे दिया गया रहने के लिए, या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए गए, इस तरीके से कुछ दया दिखाई गई, या नकदी दे दी जाती है कि ठीक है 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी मजदूरी के 300 रुपये लीजिए, या दोनों तरीके अपनाए जाते हैं। इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहा जाता है। जजमानी सिस्टम समझ गए ना, अपर जो है अपर कास्ट के या अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों को अपने यहाँ पर परमानेंट जो है काम के लिए जो रखते हैं, वही जजमानी सिस्टम होता है। जजमानी सिस्टम के नाम से इसे एंथ्रोपोलॉजिकल मानव विज्ञान में और सामाजिक जो लिटरेचर है वहाँ पर इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम के नाम से जाना गया है, ठीक है। द विलेज मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन नेटवर्क, मतलब गाँवों को उसके नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। इफ़ अ विलेज डज नॉट हैव ए फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्विसेज रेंडरिंग जातीज, इट सीक्स जजमानी रिलेशंस विथ दोज फ्राम नेबरिंग विलेजेज। तो अगर मान लीजिए गांव के पास में इफ़ विलेज डज नॉट हैव फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्विसेज रेंडरिंग जाती, मतलब मान लीजिए जैसे किसी गांव में लोहार नहीं है,
अगर किसी गांव में लोहार नहीं है तो हम क्या करेंगे, जजमानी जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे पड़ोस के गांव से, वहां से लोहार को अपने यहाँ पर जोड़ लेंगे, अटैचमेंट कर लेंगे कि भैया जो है हमारे यहाँ जब भी लोहार का कोई काम होगा तो आप आइएगा, हम आपको बदले में अनाज दे देंगे, बदले में पैसा दे देंगे, जो भी होगा वो देंगे, ठीक है। तो ये जजमानी रिलेशन दूसरे गाँव से ले ली जाती है अगर कॉम्प्लीमेंट सर्विसेज उस जाति के लोग हैं ही नहीं, पर्याप्त लोग नहीं है जिससे कि सर्विसेज मिल पाएँ, ओके। किनशिप टाइज हैज आल्सो एक्सटेंडेड टू सेवरल विलेजेस नियर एंड डिस्टेंट एंड आल्सो इन टाउन। किनशिप टाइज मतलब जो है रिश्तेदारियां भी बहुत सभी फैल गई हैं, ढेर सारे गाँव में, नज़दीक के दूर के गाँव में फैली हुई हैं, और जो है शहरों में भी रिश्तेदारियां फैली हुई हैं, ओके। आल्सो इन सेवरल रीजन, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, देयर आर इंटर विलेज जाति पंचायत, ध्यान देंगे इस शब्द पर, इंटर विलेज यानी कि कई गांवों की आपस में जाति पंचायत, कैसी पंचायत हो रही, जाति वाली पंचायत हो रही है। तो सेवरल रीजन्स में देयर आर इंटर विलेज जाति पंचायत, जैसे मिसल्स इन पंजाब, पंजाब में मिसल्स, खाप पंचायतें होती हैं वेस्टर्न यूरोप में, बहुत ज़्यादा नाम आता रहता है, आपने अक्सर सुना होगा खाप पंचायत का, खास करके जिक्र होता रहता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें होती हैं, और कुदारिया, कुदारिया इन नार्थन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, नार्थन मध्य प्रदेश में कुदारिया, ये क्या होती हैं, जाति वाली पंचायतें हैं। एक पर्टिकुलर जाति ऐसी पंचायत को बुलाती है, लेकिन इसमें बहुत सारे गांव, इंटर विलेज, कई सारे गांव इन्वॉल्व रहते हैं, किसी एक गांव की एक जाति की पंचायत नहीं है। जैसे मान लीजिए लोहार जो है, लोहार जो बिरादरी के लोग हैं, लोहार जाति के जो लोग हैं, तो ये लोहारों की जो है जाति पंचायत होगी, लेकिन कई गांवों के जो है लोहार यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तो इसे इंटर विलेज जाति पंचायत बोलते हैं। इसका नाम विशल जो रेड कलर से है, फ्रेंड बीच बीच में जो रेड कलर से है, इसको थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जजमानी सिस्टम क्या होता है, तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पर जो है जो पेमेंट की जाती है वो जो है काइंड में की जाती है, कैश में की जाती है, बोथ में की जाती है, इसमें अटैचमेंट होता है विलेज होने, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इंटर विलेज जाति पंचायत, इसी तरीके से मिसल कहाँ पाई जाती है, ये पंचायतें कहाँ होती हैं, पंजाब में। खाप पंचायतें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी मेरे ख्याल से जिक्र होता रहता है। और कुर्दिया नहीं, हाँ कुदारिया, कुदारिया जो है नॉर्थ मध्य प्रदेश में होती हैं। ये खाप पंचायतें करें, इंटर विलेज जाति पंचायतें होती हैं। इंपॉर्टेंट इशूज कंसर्निंग द जाति एंड सीरियस डिस्प्यूट्स आर टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन दीज बॉडीज। तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जाति को प्रभावित करते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है इंटर विलेज जाति पंचायत में। या कोई सीरियस झगड़ा हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो उसको जो है यहाँ इन पंचायतों में, इन बॉडीज में डिस्कस किया जाता है। एट प्रेजेंट दे आर स्ट्रांग ओनली इन सम पॉकेट्स। करंट टाइम पे अगर बात की जाए तो ये कुछ ही जगहों पर जो है अब ये स्ट्रांग रह गई हैं, सभी जगहों पर स्ट्रांग नहीं रह गई हैं। इन मोस्ट ऑफ द एरिया देयर स्ट्रक्चर इज ब्रेकिंग डाउन। ज़्यादातर जगहों पर ये स्ट्रक्चर रह नहीं गया, यानी कि अब खाप पंचायतें उस लेवल की नहीं लगती जैसे पहले लगा करती थी। देयर वाज ए ट्रेडिशन ऑफ इंटर विलेज पंचायत। देखिए यहाँ इंटर विलेज है, मतलब कई गांवों की पंचायतें हो रही हैं, इंटर विलेज पंचायतें, कई गांव आपस में मिलकर पंचायत कर रहे हैं। लेकिन ये इंटर विलेज जाति पंचायत है, यानी कि कई गांव तो पंचायत कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर जात के व्यक्ति जो है यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं। ओके, तो देयर वाज ट्रेडिशन ऑफ इंटर विलेज, ये इंटर विलेज पंचायत है, ये इंटर विलेज तो है लेकिन जाति वाली पंचायत है। ओके, आल्सो बट दे हैव नाउ एक्वायर्ड एन एडहॉक कैरेक्टर एंड मीट ओनली ओकेजनली। तो पहले इंटर विलेज पंचायतें भी होती थी, यानी कि 3-4 गांव के लोग आपस में बैठे और बातचीत किए और कोई फैसला लिया, ये पहले होता था। लेकिन अब ये जो है एडहॉक नेचर की हो गई, कभी कभार जो है मतलब होती हैं और कभी कभार ही ओकेजनली इनकी मुलाकात होती है, एडहॉक होगी, परमानेंट बेसिस पर नहीं रह गई, इनका अस्तित्व तो कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। ओके, तो ये हमने समझा फ्रेंड जो है किसके बारे में, कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया फ्रेंड। देखिए हर एक गांव में डिफरेंट जाति के सेगमेंट्स होते हैं, है ना, लोहार, सोनार, नाई, धोबी, इस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा केवल जातियों के सेगमेंट ही नहीं होते, जातियां ही आपस में नहीं इंटरेक्ट करती बल्कि पड़ोसियों से भी संपर्क रहता है, पर्सनल लेवल पर आप दोस्ती करते हैं, फैमिली फ्रेंडशिप होती है, परिवारों की आपस में दोस्ती, आपस में दुश्मनी भी वहाँ पर होती है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इंटर जाति और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, जिनको ध्यान देने की जरूरत होती है। पहला, जो जातियाँ होती हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि इन्हें अगर सर्विस लेनी है तो वो सर्विसेज जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रह करके ही मिलती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमें अगर कपड़े धुलाने हैं तो धोबी की ज़रूरत है, और अगर जो है उस धोबी को जो है मान लीजिए लोहार से जो है अपनी कुल्हाड़ी ठीक करवानी है, तो एक दूसरे पर निर्भरता
होती है। उसके अलावा जो विलेज पंचायतें होती हैं वो भी फंक्शन करती हैं, और इन जो विलेज पंचायतें होती हैं इनमें सभी जातियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन जो जाति पंचायतें होती हैं उसमें केवल पर्टिकुलर एक जाति के, एक कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं। ओके, ये जितनी भी जातियाँ उस गाँव में होती हैं उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव विलेज पंचायत में शामिल होते हैं। इन एडिशन टू जाति पंचायत फैक्शनल पॉलिटिक्स इज आल्सो देयर, है ना। तो जाति पंचायतों के अलावा जो है गुटबाजी गुटबंदी, है ना, वाली पॉलिटिक्स भी गांव में पाई जाती है। इनमें से पहली दो, गुटबंदी को छोड़ दिया जाए तो जो विलेज पंचायतें हैं और जो जातियों का एक दूसरे पर निर्भरता है उसमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन या चेंजेज हो चुके हैं। ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर जातियों को किसी न किसी काम से, किसी न किसी उद्योग से जोड़कर देखा गया था। लोहार को लोहे वाला काम, सुनार को सोने वाला काम, इसी तरीके से जोड़ा हुआ था। एडिशनली इन एडिशन कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि ओपन है, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति अपनी जाति के को ना देखते हुए उस काम को वो कर सकता था। सेवरल ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो थे, इतने सारे मतलब जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, मतलब सुनार, धोबी, लोहार, ये सब तो होता ही था। उसके अलावा देयर इज ए सिस्टम ऑफ अटैचमेंट टू विलेज फैमिली। तो अटैचमेंट का सिस्टम है गांव में, मतलब एक जो अमीर लोग होते हैं, अपर कास्ट के जो लोग थे वो जो है क्या करते थे, गरीब लोगों या पुअर का जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको अपने पास में परमानेंटली जो है काम पे रख लिया करते थे। बदले में उनको जो पेमेंट होती थी उस सर्विस के बदले में वो या तो दया के तौर पर या नगद के तौर पर या दोनों तौर पर दे दी जाती थी। इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम के नाम से मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में, है ना, समाजशास्त्र में देखा जाता है। जजमानी सिस्टम यही है। विलेज को उनके नेटवर्क के कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि विलेजों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मान लीजिए गांव में कोई एक पर्टिकुलर जाति के लोग नहीं हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर सर्विस को गांव वाले, मान लीजिए लोहार नहीं है गांव में, तो लोहारों की सर्विस अगर नहीं मिल पा रही तो वो क्या करते थे, जजमानी रिलेशनशिप पड़ोस के गांव से इस्टेब्लिश कर दिया करते थे। यानी कि पड़ोस के गांव के लोहार को अपने पास में अटैच कर लिया करते थे कि अब तुम हमारे घर में जो है लोहार का काम तुम ही देखोगे, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा किनशिप मतलब जो है रिश्तेदारी की भी जो है, जो रिश्तेदारियाँ हैं वो डिफरेंट सेवरल विलेजेस में फैली हुई थी। नज़दीक के गांव में, दूर के गांव में, अगर शादी वगैरह हो गई जो है दूसरे गांव में तो धीरे धीरे रिश्तेदारी फैल ही जाती थी और शहरों में भी ये फैल रही थी। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटर विलेज जाति पंचायतें पाई जाती हैं। इंटर विलेज जाति पंचायतें क्या होती हैं, अलग अलग गाँव के लोग, एक ही जाति के अलग अलग गाँव के लोग जब पंचायत करें तो इंटर विलेज जाति पंचायत कहते हैं। जैसे पंजाब में मिसल, ध्यान रखिएगा पंजाब में कौन सी इंटर विलेज जाति पंचायत पाई जाती है, मिसल। खाप पंचायतें वेस्टर्न यूपी में और कुदारिया जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें जो है जो उस जाति से रिलेटेड जो इश्यूज होते थे उसको डिस्कस किया जाता था, या कोई सीरियस झगड़ा वगैरह हो जाए तो उसको इन जो है पंचायतों में रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। अब ये जो है कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये स्ट्रांग रह गई हैं जो इंटर विलेज जाति पंचायतें हैं, और ज़्यादातर जगहों पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ओके, इसके अलावा ट्रेडिशन था इंटर विलेज पंचायतों का, यानी कि कई सारे गांव मिलकर के पंचायतें करते थे, पहले ऐसा ट्रेडिशन था। हम ये इतना ज़्यादा पंचायतें और ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ग्रामीण क्षेत्र चलता कैसे है, वो चलता है ज़्यादातर जो है पंचायती राज से। हम जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायती राज आया क्यों, पंचायती राज की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ पंचायती राज का, उसी बारे में ही तो हमें पता चलता है ना कि यहाँ पर मतलब पहले ऐसी पंचायतें हुआ करती थी। गांव में जाति पंचायत थी, गांव की पंचायतें होती थी। फिर पता चला कि जो है कई सारे गांव मिलकर के एक ही जाति की पंचायत करने लगे, इंटर विलेज जाति पंचायत। फिर इंटर विलेज पंचायतें भी होने लगी, कई गांवों की हर बिरादरी या हर जाति की पंचायतें होने लगी। तो इसी से पता चलता है कि हाँ हमें पंचायतों की ज़रूरत है। ओके, इसीलिए हम इतनी सारी बातें यहाँ पर ये पंचायतों पर कर रहे हैं। ओके, तो इंटर विलेज पंचायतें भी होती थी, लेकिन अब ये एडहॉक नेचर की हो गई हैं और कभी कभार ही, ओकेजनली ही इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण स्ट्रक्चर में बात करेंगे ट्रेडिशनल पंचायत की। तो ट्रेडिशनल पंचायत क्या होती है, अर्लियर द विलेज यूज टू हैव टू काइंड ऑफ पंचायत। गांव में पहले दो तरीके की पंचायतें होती थी, एक जाति पंचायत और दूसरा
ग्रामीण पंचायत। ओके, तो जाति पंचायत और विलेज पंचायत दो तरीके की पंचायतें पहले गांव में ट्रेडिशनली हुआ करती थी। इफ़ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर जाति वाज स्मॉल दे जनरली लिंक अप विथ अनदर नियर बाई विलेज। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जाति के जो लोग हैं, मान लीजिए लोहार है ना, लोहार जो है 2 ही 3 घर हैं एक गांव में, तो वो क्या करते थे, पड़ोस के गांव में जा करके पड़ोस के गांव में उनकी जाति पंचायत को ज्वाइन कर लिया करते थे। ओके, इन विलेज पंचायत एल्डर्स फ्रॉम नियरली ऑल जातिज वर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो जो ग्रामीण पंचायत होती थी, गांव की जो पंचायत होती थी, उसमें जो बुजुर्ग होते थे, बूढ़े होते थे, है ना, जो उम्र में बड़े होते थे, सभी जातियों से वो जो है रिप्रेजेंटेटिव बन करके विलेज पंचायतें किया करते थे। उल्हिया, उल्हिया है ना, ULHIA, उल्हिया या सरपंच भी होते थे, जिसे हेडमैन है ना, सरपंच, उल्हिया या सरपंच, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, ULHIA, उल्हिया या सरपंच, जिसे हेडमैन कहते हैं। हेल्ड ऑफिस, इनको जो है मतलब मुखिया बनाया जाता था, सरपंच या मुखिया बोलते हैं। सरपंच, उल्हिया या मुखिया जो है वो ऑफिस हेल्ड करते थे, मतलब उनको मुखिया का पद मिला रहता था, चाहे वो हेरिडेटरी बेसिस पर, यानी कि जो है वंशानुगत तौर पर पिताजी थे, पिताजी से बेटा और बेटे से उसका बेटा, ऐसे इस तरीके से सरपंच रहे, या फिर उन्हें आपसी सहमति से इलेक्ट कर लिया जाता था उल्हिया या सरपंच को। ओके, द जाति पंचायत यूज टू हियर प्रॉपर्टी एंड फैमिली डिस्प्यूट। अब जो जाति पंचायतें थी वो क्या करती थी, प्रॉपर्टी और पारिवारिक जो है झगड़ों को निपटाती थी, मतलब संपत्ति के झगड़े और पारिवारिक झगड़े निपटाती थी। जबकि जो विलेज पंचायतें होती थी वो डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर जाति, अगर 2 या 2 से अधिक जातियों के बीच में झगड़े हो गए हैं तो उसको निपटाती थी, और यह मैटर कोई इतना सीरियस हो कि उससे जो है गांव की प्रतिष्ठा को अगर जो है नुकसान पहुंचने वाला हो तो उस मामले को विलेज पंचायतें सुनती थी। ठीक है, तो जाति पंचायत कैसे मामले सुनती थी, जैसे होता नहीं दीवानी के मामले, फौजदारी के मामले, क्रिमिनल केसेस, वही उसी तरीके से ये पहले हुआ करता था। जाति पंचायत में जो संपत्ति का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, आपस में परिवारों का विवाद हो गया तो वो जाति पंचायत में सुना जाता था। ग्रामीण पंचायतों में अगर 2 जातियों का झगड़ा हो गया तो वो एक जाति की पंचायत को तो मानेंगे ही नहीं, अलग अलग जातियों का झगड़ा हो गया तो वो विलेज पंचायत में चला जाता था। या फिर कोई ऐसा मामला हो जो कि जो है मतलब नुकसान पहुंचाते गांव की प्रतिष्ठा को, तो उस मामले को भी विलेज पंचायत में सुना जाता था। टू दीज वर एडेड स्टैट्यूटरी पंचायत आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद में जो है संवैधानिक पंचायतों का मतलब जो है वो कर दिया गया, संवैधानिक पंचायतें बना दी गई। सम स्टेट्स हैड आल्सो स्टैट्यूटरी जुडिशरी पंचायत, न्याय पंचायत, टू एडमिनिस्टर चीप एंड स्पीडी जस्टिस इन माइनर केसेस। कुछ राज्यों में संवैधानिक जुडिशियल पंचायतें हैं जिन्हें न्याय पंचायत के नाम से जाना जाता है। स्टैट्यूटरी जुडिशियल पंचायतें जिन्हें न्याय पंचायत के नाम से जाना जाता है, और ये छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, 2 लोग जो है सड़क पे चल रहे थे, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, ऐसा केस हो गया तो वो जा करके न्याय पंचायत में निपट लिया। ठीक है, एक आदमी का घर था, उस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया, छोटा मोटा केस है, अभी ज़्यादा झगड़ा हुआ नहीं है, किसी का जो है मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, तो ऐसे छोटे मोटे केसेस जो है निपटा दिया करते थे यहाँ पर किसमें, न्याय पंचायत में। टू एडमिनिस्टर चीप, सस्ती और तेज़ी के साथ में जस्टिस। आज जो है पंचायत हुई, 2-3 राउंड में फैसला हो जाना है, या हो सकता है उसी दिन ही फैसला हो जाए। ओके, तो ये जो है नया डेवलपमेंट हुआ। द ट्रेडिशनल पंचायत्स आर नाउ नॉट एज स्ट्रांग एज देवर अर्लियर। लेकिन जो ट्रेडिशनल पंचायतें थी वो अब इतनी मजबूत या स्ट्रांग नहीं रह गई जैसे पहले हुआ करती थी। अब जो है किसी को बुलाने जाओ तो कोई आना ही नहीं चाहता है, कि कौन चले अपना टाइम खोटी करे पंचायत करने में, घर पे बैठ करके नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड बिटवीन ट्रेडिशनल एंड स्टैट्यूटरी पंचायत। इसके अलावा अब क्या है कि जो एक ट्रेडिशनल पंचायतें थी, गांव में मुखिया जी लगाया करते थे अपने अपने मन से, और एक जो है जो सरकार ने स्टैट्यूटरी जो है मतलब संवैधानिक पंचायतें बनाई, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। इनके फैसलों को वो नहीं मानेंगे, उनके फैसलों को ये नहीं मानेंगे। जैसे कभी कभी खाप पंचायतों का देखते हैं, खाप पंचायत का निर्णय है कि 1 लाख रुपए और जो है सर के बाल जो है मुड़वाने होंगे जो है अपराधी को। तो अब जब वो मामला वहाँ के जिले मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं, सर मुंडवाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ करते थे। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है ट्रेडिशनल पंचायत के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा कि ट्रेडिशनली पंचायतें क्या करती थी, कौन क्या काम देखता था। तो देखिए ट्रेडिशनल पंचायतों में हमने देखा कि जो है पहले क्या होता था कि 2 तरीके की पंचायतें होती थी। एक थी जो है जाति पंचायत और दूसरा था विलेज पंचायत। रिटेल बैंकिंग वाकई आसान था फ्रेंड, जो है
उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी ना जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख लिया करते थे, लेकिन जो है इसमें रूरल बैंकिंग में उतना काम की चीज़ें जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आएंगी वही भले ही काम की मिल जाए, अदरवाइज जो है ज़्यादातर चीज़ें हमें पढ़नी ही हैं यहाँ पर, है ना। उसमें क्या था, नेफ्ट, RTGS, UPI, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब चीज़ें हम लोग जनरली अपने बैंकिंग लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं, तो वो आसान पड़ जाता था। लेकिन IIB अपने जो है 90 लगभग 90% लोग जो है रिटेल बैंकिंग सेलेक्ट किया करते थे फ्रेंड, जो है मतलब इतना वो था। मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख पीपल अप्लाई करते थे तो 90,000 पीपल जो है रिटेल बैंकिंग ऑप्शनल में सेलेक्ट किया करते थे। ये हालत थी, इसीलिए इसको हटा दिया इन्होंने ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो पंचायत होती है उसमें क्या होता था कि 2 तरीके की पंचायतें होती थी, जाति पंचायत और विलेज पंचायत, ठीक है। अगर जो है किसी पर्टिकुलर जाति के लोग जो है एक गांव में कम रहते थे तो वो नियर बाई गाँव में जा करके वहाँ की जाति पंचायत को ज्वाइन कर लिया करते थे। जो ग्रामीण पंचायतें थी, विलेज पंचायत, उसमें हर जाति के जो बुजुर्ग होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव तौर पर रहते थे। जो उलहिया या सरपंच होता था, जिसे हेडमैन कहते थे, वो ऑफिस बेरर होता था, वही मेन होता था। और ये उसका जो ऑफिस होता था उसे या तो जो है पैतृक मतलब जो है वंशानुगत मिल जाता था, और या फिर जो है उसे सहमति से इलेक्ट कर लिया जाता था सरपंच या उलहिया को। ओके, उसके बाद में जाति पंचायत जो है कौन से मुकदमे देखती थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और परिवार से रिलेटेड कोई विवाद है गया तो 2 भाइयों की झगड़े हो गए, उस तरीके के विवाद जो है जाति पंचायत देखती थी। विलेज पंचायत वो झगड़े देखती थी जो 2 या 2 से अधिक जातियों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो उसे देखती थी, या कोई ऐसा मैटर हो जिससे गांव की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंच रहा हो तो वैसे मामलों को भी जाति पंचायत देखती थी, ठीक है। उसके बाद में आज़ादी के बाद में स्टेचरी मतलब जो है स्टेचरी पंचायतें बना दी गई, संवैधानिक पंचायतें बना दी गई हैं। कुछ राज्यों में संवैधानिक जुडिशल पंचायतें हैं जिन्हें न्याय पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं, छोटे मोटे केसेस में जो है आज सस्ता भी पड़ता है और जल्दी से न्याय भी मिलता है, तो लेकिन छोटे मोटे केसेस के लिए ही होती हैं न्याय पंचायतें। ओके, ट्रेडिशनल पंचायतें जो है उतनी मजबूत नहीं रह गई जैसे वो हुआ करती थी, और जो ट्रेडिशनल पंचायतें थी और जो संवैधानिक पंचायतें बनी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता है, ओकेजनली बीच बीच में झगड़े हुआ करते हैं। अब आते हैं अगला, जो ये मतलब जो ग्रामीण जो है समाज है उसकी क्वालिटी है, मतलब कि पंचायत वगैरह लगती है। शहरों में ये सब नहीं होता है, शहरों में आपने कभी पंचायत जल्दी से सुना नहीं होगा, ओके, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये सब होता है। फैक्शनलिज्म मीन्स होता है गुटबंदी, ठीक है, तो गुटबाजी होती है गाँव में, तो उसी पर बात करेंगे। फैक्शनलिज्म एज फीचर ऑफ विलेज लाइफ डज नॉट हैव इट्स सैंक्शन इन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये जो है ग्रामीण जीवन का एक जो है फीचर तो है, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर में इसको कोई मान्यता नहीं प्राप्त है। गुटबाजी को मतलब कोई ऐसी मान्यता नहीं है, गुटबाजी किए रहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसी कोई मान्यता नहीं कि हाँ गुटबाजी करनी चाहिए या होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स पावर अलाइनमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड फैमिली ऑफन एंटागोनिस्टिक समटाइम कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है पावर अलाइनमेंट, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए, किसी एक पर्टिकुलर परिवार को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए, है ना, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है फैक्शनलिज्म। ऑफन एंटागोनिस्टिक, ज़्यादातर ये मतलब जो है विरोधी होता है, लेकिन कभी कभी कोऑपरेटिव भी होता है। फैक्शनल पॉलिटिक्स फॉलो इट्स ओन लॉजिक एंड रूल। जो फैक्शनल पॉलिटिक्स होती है यानी गुटबाजी का जो पॉलिटिक्स होती है वो अपना खुद का जो है लॉजिक और अपना खुद का रूल जो है फॉलो करती है, किसी की बात नहीं मानती है। ईच फैक्शन इज बिल्ट अराउंड 1 or more डोमिनेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो फैक्शन बनता है, फैक्शन मतलब एक जो गुट बनता है वो एक या एक से ज़्यादा जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होता है, जैसे जो अभी कुछ दिन पहले जो है विकास दुबे जो इनकाउंटर हुआ था, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक डोमिनेंट इंडिविजुअल था, उसी के अराउंड में एक गुट बना हुआ था। ओके, जनरली इंजॉय द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड किनशिप ग्रुप, और इनको जो है परिवारों का सपोर्ट मिला होता है और रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला हुआ होता है, किसको, जो ये गुट होता है। इट इज़ पॉसिबल हाउएवर फॉर अ किन ग्रुप टू डिवाइडेड इन इट्स लॉयल्टी टू डिफरेंट फैक्शन। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मतलब एक ही घर में हो सकता है मदर जो है बीजेपी को वोट दे रही हूँ और फादर जो है
कांग्रेस कोड दे रहे हो। कुछ उसी तरीके की बात हो रही है कि ये पॉसिबल है कि जो किन ग्रुप है, जो रिश्तेदारों के ग्रुप है, उनकी लॉयल्टी अलग अलग जो है गुटों के प्रति हो। यानी कि फादर जो है दूसरे गुट को सपोर्ट करते हैं, मदर जो है दूसरे गुट को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ पॉसिबल। ओके, द सपोर्ट बेस ऑफ ईच फैक्शन इज प्रोवाइडेड बाई इंडिविजुअल्स एंड फैमिली फ्रॉम डिफरेंट जातीज विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जो सपोर्ट बेस होता है हर एक गुट को, वो इंडिविजुअल्स और फैमिली के द्वारा प्रोवाइड किया है, और अलग अलग जातियों के लोगों के इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रोवाइड किया है। एक ही जाति के लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, किसी किसी गुट को अलग अलग जो है जातियों के गुट मतलब लोग प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो है अलग अलग जातियों के होने की वजह से उनके इंटरेस्ट जो है आपस में टकराते रहते हैं। अ विलेज में हैव 2 or 3 मेजर फैक्शन। एक गांव में 2 या 3 बड़े बड़े गुट हो सकते हैं, विच हैव ड्यूरेबिलिटी, जो कि लंबे समय तक चलते रहते हैं, और कई जनरेशन, कई पीढ़ियों तक वो गुट चलता रहता है। ओके, देयर आर आल्सो शॉर्ट लिव्ड अलायंसेस। कुछ ऐसी अलायंसेस होती है, कुछ ऐसे मतलब जो है गुट बनते हैं जो कि बहुत कम समय जिंदा रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड, स्प्रिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट एंड देन सम इंटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट लिव्ड अलायंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्प्रिंग फ्रॉम पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। एक छोटा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो अलायंसेस बन गई, और या फिर कोई इंटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से ये छोटा सा अलायंसेस बन जाता है। एक बार वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया तो ये जो है जो गुट है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। जैसे गाँव में एक पुल बनना था जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो अब उस पुल बनवाने के लिए 2 व्यक्ति आगे आए और उन्होंने जो है धरना देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे गांव के लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया, तो ये एक तरीके का गुट बन गया। लेकिन ये जो अलायंसेस बनी है ये शॉर्ट लिव्ड है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एक बार सरकार ने बात मान ली, विधायक जी ने यहाँ पुल बनवा दिया, ये ग्रुप बैकग्राउंड में चला जाएगा। वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, बट द मेजर फैक्शंस कंटिन्यूसली लेंड सपोर्ट टू देयर लॉयल मेंबर। लेकिन ज़्यादातर जो गुट होते हैं वो अपने जो लॉयल मेंबर्स होते हैं, जो उनके ईमानदार वफादार मेंबर्स होते हैं, उनको सपोर्ट देते रहते हैं। सपोर्ट किस तरीके का दिया जाता है, इसमें मसल पावर का। अगर कोई जो है डरा धमका रहा है अपने मेंबर को, तो उसके घर में जो है जाकर के मारपीट करना। ओके, सपोर्ट इंक्लूड मसल्स पावर, यानी कि शारीरिक क्षमता को दिखाना। विटनेस मतलब कोर्ट के केस में विटनेस का काम करना, ये काम जो है गुट के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं एक दूसरे के लिए। पावर प्ले ऑफ सच फंक्शंस एक्सटेंड टू फैमिली डिस्प्यूट, इंटर जाति कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर विलेज क्वेरल्स। ठीक है, जो पावर प्ले होता है, जो पावर प्रदर्शन होता है, यानी कि शक्ति का जो प्रदर्शन होता है इस फैक्शन, इन गुटों का, वो जो है पारिवारिक झगड़ों में भी देखा जा सकता है, दो जातियों के झगड़ों में भी देखा जा सकता है, और 2 गांवों या 3 गांवों के आपसी झगड़ों में भी इनके पावर को यूज करते हुए देखा जा सकता है। दे आल्सो सीक टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ पंचायत बोथ ट्रेडिशनल एंड स्टैट्यूटरी। मतलब ये इतना ज़्यादा प्रभावी होते हैं गुट की, ये पंचायतों के निर्णय को बदलने और उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, चाहे ट्रेडिशनल पंचायत हो और चाहे जो है संवैधानिक पंचायत हो। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा फैक्शनलिज्म, यानी कि गुटबाजी। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि क्या याद रखना है क्या नहीं, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, लेकिन ये है कि एक सरसरी तौर पर पढ़ते हुए चले चलना है। तो फैक्शनलिज्म जो है ग्रामीण जीवन का एक जो है फीचर होता है, एक लक्षण होता है, एक गुण होता है। इसमें पावर का अलाइनमेंट होता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ताकत मिल जाती है, किसी परिवार को सबसे ज़्यादा ताकत मिल जाती है, तो वो जो है गुट बना लेता है। फैक्शनल पॉलिटिक्स जो होती है अपना खुद का लॉजिक और खुद का रूल फॉलो करती है। उसके बाद में जो हर एक फैक्शन होता है आपका, उसमें एक या एक से अधिक जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होते हैं या कोई जो है फैमिली होती है, ठीक है, जो कि डोमिनेट करती है, और उसी के अराउंड में ही जो है ये पूरा एक गुट बनता है। और इस गुट को फैमिली का सपोर्ट होता है, रिश्तेदारों का सपोर्ट होता है। ठीक है, हाउएवर ये पॉसिबल है कि जो एक रिश्तेदारों का ग्रुप है वो डिफरेंट जो है गुटों को लॉयल हो, मतलब एक ही परिवार के लोग अलग अलग जो है गुटों में ज्वाइन किए हुए मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद में द सपोर्ट बेस ऑफ ईच फैक्शन इज प्रोवाइडेड बाई इंडिविजुअल और फैमिली फ्रॉम डिफरेंट जाति। यहाँ पर जो सपोर्ट मिलता है इन गुटों को वो डिफरेंट जातियों के लोगों से और उनके परिवारों से मिलता है, जिनके जो इंटरेस्ट होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। हर जाति का अपना इंटरेस्ट होता है,
तो ये इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट ये देते हैं। विलेज में, गांव में 2 या 3 जो है बड़े बड़े जो है गुट होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, जो लंबे समय तक बने रहते हैं, कई कई जनरेशन तक वो गुट चलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शॉर्ट लिव्ड अलाइंसेस होते हैं, छोटे मोटे जो है सहयोग बनते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट या इंटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्प्रिंग करते हैं, मतलब पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड अलाइंसेस होते हैं, एक बार जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व होता है तो ये तुरंत ही इस अलाइंसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो गुट होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने जो मेंबर होते हैं, लॉयल मेंबर, वफादार मेंबर, उनको सपोर्ट देते रहते हैं। सपोर्ट में मसल पावर, अगर कहीं पर ज़रूरत है 100-150 लोगों के आने की तो ये जो गुट है वो वहाँ पहुँचेगा। उसके अलावा अगर जो है कोर्ट केस हुआ तो वहाँ पर जो है विटनेस की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी ये लोग पहुँचते हैं। पावर प्ले, जो ये गुट होते हैं ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं फैमिली के झगड़ों में, आपसी 2 जातियों के झगड़े में, 2 गाँवों के झगड़े में अपना जो है ये पावर प्रदर्शन किया करते हैं। यहाँ तक कि ये जो है पंचायतें के निर्णय को भी जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है डोमिनेंस, प्रभाव। डोमिनेट करना मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी हो रहा है। अ पैटर्न इमर्ज इन डिफरेंट रीजन बाई विच सम जातीज केम टू बी डोमिनेंट लैंड ओनर। मतलब एक पैटर्न ऐसा इमर्ज हुआ, एक ऐसा पैटर्न बन करके आया है जिससे डिफरेंट रीजन में एक ऐसा पैटर्न बन करके आया है जिससे कुछ जातियों के जो लोग थे वो डोमिनेंट लैंड ओनर बने, मतलब उनके पास ज़्यादा जो है लैंड थी। मतलब कहने का जैसे बीघा बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, 40 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघे के जमींदार बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जाट्स इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में जो जाट लोग हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। जाट एंड राजपूत इन वेस्टर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाट और राजपूतों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। भूमिहार एंड राजपूत इन बिहार में भूमिहारों और राजपूतों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। एंड पटीदार्स इन गुजरात, पटीदार जो हैं गुजरात में। उसके अलावा रेड्डी, वेलाम्स है ना, एंड कम्मास जो है आंध्र प्रदेश में रेड्डी, वेलम्स और कम्मास, ये हो गए, इनका डोमिनेंस है। उसके बाद में ओक्कलिगास एंड लिंगायत्स इन कर्नाटका, ठीक है। तो ओक्कलिगास और लिंगायत जो है कर्नाटका में डोमिनेंस। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये वो जातियां हैं जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दूसरों से ज़्यादा डोमिनेट हुए। ओके, ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दी जातीज हैज मच ऑफ द लैंड। तो मतलब इन जातियों का छोटा सा सेक्शन था, भले ही लोग कम थे लेकिन ज़्यादा लैंड इन्हीं के पास थी। एंड इवन एमंग देम मैनी हैड मॉडेस्ट नो होल्डिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ भूमिहार, बिहार की बात करें तो भूमिहारों के पास ज़मीन बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे भी भूमिहार हैं जिनके पास बहुत मामूली ज़मीन है या कोई भी ज़मीन नहीं है। लेकिन चूंकि भूमिहारों का पूरा एक जो है वहाँ पर जलवा कायम है, तो इसलिए वो जो जिनके पास ज़मीन नहीं वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। यही कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बट बिकॉज ऑफ देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर, लेकिन उनकी जो कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर थी, द रिचर एलिमेंट ऑफ दी जातीज डेवलप्ड पॉलिटिकल क्लाउड। मतलब एक जो है राजनीतिक जो है गुब्बार या राजनीतिक धुआं बना लिया गया है जो इन जातियों के द्वारा। ओके, तो कहने मतलब ये है कि जो स्मॉल सेक्शन है, देखिए कोई निगेटिवली मत लीजिएगा, जो कुछ भी लिखा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, किसी की फीलिंग को हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। चाहे छोटी जाति हो बड़ी जाति हो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। एज ए टीचर मेरा काम है आपको जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है उसको समझाना। ओके, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो। ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ दी जातीज हेल्ड मच ऑफ लैंड एंड इवन एमंग देम मैनी हैड मॉडेस्ट नो होल्डिंग। तो मतलब इन जातियों के जो छोटे से सेक्शन ने बहुत ज़्यादा लैंड को अपने पास रखा हुआ था, और कुछ ऐसे भी लोग थे इस जाति के जिनके पास ना के बराबर या मामूली ज़मीनें थी, ठीक है, लेकिन उनकी जो कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर थी। लेकिन अब ज़मीनें सबसे ज़्यादा, जैसे अगर बिहार में भूमिहारों के पास अगर सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, या पंजाब हरियाणा में जाट लोगों के पास अगर सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो उनकी इकोनॉमिक पावर जो है ज़्यादा थी, कलेक्टिव पावर ज़्यादा थी। तो अगर कोई कमज़ोर भी है उसमें तो वो भी उसी पावर में ही आ जाता था। ओके, दे इमर्ज एड एक्सप्लॉइटर्स एंड ऑप्रेसर ऑफ पुअर एंड वीक इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू देयर ओन जाति। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब
पावर में डोमिनेंस आई, जब ज़्यादा ज़मीनें उनके पास थी, तो ये एक्सप्लॉइट करने लगे, इन्होंने मतलब जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, दूसरे को दबाना शुरू कर दिया, कि इनको गरीबों को और कमज़ोरों को दबाने और जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, ठीक है। और उनको भी किया इन्होंने जो अपनी खुद की जाति के भी थे, यानी अगर जो है बिहार में भूमिहार जो कि अगर कमज़ोर है तो उस पर जो मजबूत या ताकतवर या अमीर जो भूमिहार है वो उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। यही हो रहा है, ये ट्रेडिशनली ऐसा होता रहा है। पीपल मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इथोस, है ना। तो जो लोग होते हैं वो मतलब रूरल और अर्बन जो समूह होता है या समाज होता है उसमें डिस्टिंक्शन करते हैं, कि जो अर्बन समाज होता है वो अलग होता है, इथोस मतलब ये होता है, हिंदी में लिख दिया मैंने, जो ग्रामीण समाज और जो है शहरी समाज में डिस्टिंक्शन करते हैं। ग्रामीण लोगों को विलेजर्स आर कंसिडर सिम्पल्टन्स, अब फूलिश आर गुलिबल पर्सन, ठीक है, गलीबल पर्सन। तो गांव जो ग्रामीण होते हैं उनको साधारण लोग समझा जाता है, सिम्पल्टन समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है, आसानी से ठगा जाने वाला समझा जाता है। अर्बन पीपल आर डिस्ट्रस्टेड एट एज शार्प एंड अनडिपेंडेबल, ठीक है। तो जो शहरी लोग होते हैं उनको जो है तेज और अनडिपेंडेबल, इन पर निर्भर नहीं जा सकता है, धोखेबाज समझा जाता है। मैं बस ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई है, ना कोई गांव वाला यहाँ फूलिश है और ना कोई शहर वाला यहाँ बहुत होशियार है, माना जाता है ऐसा, ये सोशल स्टडी ऐसी कहती है। ओके, सच स्टीरियोटाइप्स नाउ विथ स्टैंडिंग, मतलब ऐसा स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि गांव वाला है मूर्ख होगा, शहर वाला है बहुत तेज होगा, ऐसा स्टीरियोटाइप होते हुए भी देयर आर रेगुलर इकोनॉमिक रिचुअल्स, पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रांजैक्शन बिटवीन विलेज पीपल एंड अर्बन पीपल। मतलब इस तरीके के स्टीरियोटाइप होते हुए भी, है ना, जो रूरल रेगुलर इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिचुअल्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल ट्रांजैक्शन, ये सब गांव वालों और शहर वालों के बीच में होता रहता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमानी रिलेशंस एंड जाति पंचायत, द पैटर्न इन स्मॉल टाउन इज मच सेम एज विलेज। मतलब जो जजमानी का प्रथा है या जाति की जो पंचायतें, जाति पंचायतें लगती हैं, वो छोटे कस्बों में गाँव के जैसी ही हैं, लेकिन जाति और पंचायत ये जो है जब शहर में आती है, टाउन में आती है, तो वहाँ कमज़ोर हो जाती है। कहने मतलब शहरों में जाति पंचायतें नहीं होती हैं या कम होती हैं, जजमानी रिलेशन कम होते हैं, लेकिन अगर गांव में जैसा गांव में होता है वैसे ही छोटे छोटे कस्बों में, स्मॉल टाउन्स में भी होता रहता है। ओके, तो हमने ये बात समझ ली डोमिनेंस की। तो डोमिनेंस में हमने ये देखा कि जो है एक पैटर्न बना कि डिफरेंट जो है क्षेत्रों में कुछ जातियां ऐसी थी जो कि जो है डोमिनेंट लैंड ओनर बनी, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुई। जैसे पंजाब और हरियाणा में जाट लोगों के पास में, जाट और राजपूत लोगों के पास में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, भूमिहार और राजपूतों के पास बिहार में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। गुजरात में पटीदारों के पास में, रेड्डी, वेलम्स, कम्मास जो है ये आंध्र प्रदेश में, और वोक्कलिगास और लिंगायत जो है कर्नाटका में। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आप कर्नाटका जाओगे तो वहाँ जो लिंगायत जो लोग होंगे उनके पास ज़्यादा ज़मीन होंगी और लोगों की अपेक्षा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये डोमिनेशन में आ गए। ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ दीज जातीज हेल्ड मच ऑफ लैंड, छोटा सा सेक्शन इन जातियों का था, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें इन्हीं के पास थी। और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास मामूली या ना के बराबर ज़मीनें थी ही नहीं, ज़मीनें भी नहीं थी इन्हीं जाति के लोगों की, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पंजाब और हरियाणा में सभी जाटों के पास नहीं ज़्यादा ज़मीनें थी, लेकिन कुछ जाट ऐसे भी थे जिनके पास ना के बराबर ज़मीन थी या है ही नहीं, एक भी ज़मीन नहीं थी, ठीक है। लेकिन कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर, अब चूँकि जाट हैं तो उनको, जाट को वहाँ पर स्ट्रांग ही माना गया। कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर होने की वजह से जो ये जातियाँ थी, इन्होंने एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी अपना वहाँ पर डेवलप कर लिया, ठीक है। और जब ये डोमिनेंस में आए तो इन्होंने जो है एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, दबाना कुचलना शुरू कर दिया गरीबों को और कमज़ोरों को। ओके, जिनके सत्ता के साथ में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। ओके, इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू देयर ओन जाति, और अपनी जाति के लोगों को भी जो है इन्होंने, मतलब अगर वो कमज़ोर है, गरीब है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है कि जो लोग होते हैं, पीपल जो है ऑफन जो है डिस्टिंक्शन करते हैं ग्रामीण समाज और शहरी समाज के बीच में एक जो है डिफरेंस बनाते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो सिंपल्टन होते हैं, साधारण होते हैं, मूर्ख बनाए जा सकते हैं, आसानी से ठगे जा सकते हैं, जबकि जो अर्बन लोग होते हैं इन पर विश्वास नहीं किया सकता, ये तेज होते हैं, इन पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। इस तरीके का स्टीरियोटाइप जो है चला हुआ है।
है ना। सच स्टीरियोटाइप के रहते हुए भी रेगुलरली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटी होती रहती हैं ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों के बीच में। जजमानी जो प्रथा है और जो जाति पंचायतें हैं ये गाँवों में और छोटे कस्बों में बराबर हैं, एक जैसी ही हैं, लेकिन शहरों में, टाउन्स में इनकी वैल्यू घट जाती है या ना के बराबर रह जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो ग्रामीण जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे 4-5 जो है फैक्टर्स हम देखेंगे जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैं। देयर आर वेरियस इन्फ्लुएंसिव फैक्टर इन रूरल सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर एंड दे आर ब्रीफली डिस्कस्ड हियर अंडर, है ना। तो कुछ रूरल सोसाइटी या स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जिनमें से पहला है द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग पॉपुलेशन ऑन रूरल सोसाइटी हैज चेंज द रूरल स्ट्रक्चर। तो रूरल स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ा है किस चीज़ का? माइग्रेशन का। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शहरों में चले जाते हैं कमाने के लिए, वही चीज़ है। तो जब वो जो इफेक्टिव वर्किंग पॉपुलेशन है, जो अच्छे से कमा सकती है, वो चली जाती है शहरों में कमाने के लिए, माइग्रेट कर जाती है, तो इससे जो रूरल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, जो ग्रामीण स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जो स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ फैमिली, रिश्तेदारी और कास्ट है वो अब स्टैटिक, स्थिर और स्टेबल नहीं रह जाता है। पहले लोग गांव में ही रहते थे, अब ऐसा नहीं, ज़्यादातर लोग शहर की तरफ भाग जाते हैं, जिससे पारिवारिक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, रिश्तेदारियां टूट रही हैं और जातियों पर भी जो है इतना आपस में जुड़ाव नहीं रह जाता है। फॉर्चून्स ऑफ फैमिली एंड कास्ट हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंज। राजनीतिक बदलाव के कारण जो परिवार हैं उनकी किस्मतें, है ना, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। एजुकेशन का फैलना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, नया सोशियो कल्चर वैल्यूज, जो नया सामाजिक जो है और कल्चर डेवलप हो रहा है हमारा, इन्फ्लुएंस्ड बाई इट हैव बॉट अबाउट चेंजेस, है ना। तो एजुकेशन की वजह से जैसे जैसे लोगों को ज्ञान, मतलब जो है एजुकेशन मिली, वैसे वैसे ये सब कास्ट वाला जो इफेक्ट है, ये सब चीज़ें जो है कम होती गई, चेंजेज आते गए। देयरफॉर रूरल सोसाइटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए फिक्स्ड एंटिटी विथ फिक्स्ड डिजाइन एंड पैटर्न। तो इसलिए रूरल सोसाइटी को, रूरल समाज को हम फिक्स्ड एंटिटी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जिसका एक फिक्स्ड डिजाइन और पैटर्न होता है, ऐसा अब नहीं रह गया है। रूरल सोसाइटी डेफिनेटली चेंज हुई है बिकॉज ऑफ वेरियस इंटरवेंशन मेड बाई स्टेट, यानी कि सरकारों के द्वारा डिफरेंट जो इंटरवेंशन किए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारा जो है जो रूरल सोसाइटी है वो चेंज हुई है। सती प्रथा वगैरह पहले हुआ करती थी, वो सब खत्म हुई है, क्योंकि राज्यों ने डिफरेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट, जैसे आर्य समाज ने, जस्टिस पार्टी ने, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट ये हुआ था हमारा उत्तराखंड में, है ना, एंड रोल प्लेड बाय वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल एरिया। तो इन सभी की वजह से क्या हो रहा है कि जो रूरल सोसाइटी है वो पूरी तरह से चेंज हो रही है। तो रूरल सोसाइटी चेंज हो गई है, क्यों? क्योंकि सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए, जैसे आर्य समाज, जस्टिस पार्टी और चिपको आंदोलन जैसे जो मूवमेंट हुए, इन्होंने भी समाज को चेंज किया है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। मोस्ट विलेजेज में ज़्यादातर गाँव में इंक्लूड फैमिली बिलोंगिंग टू 20 और मोर कास्ट। तो ज़्यादातर गांव में क्या होता है कि जो 20 या 20 से ज़्यादा जातियों के लोग जो है एक गांव में पाए जाते हैं ज़्यादातर गांव में। पैटर्न ऑफ विलेज सेटलमेंट आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस वेरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ आप बढ़ेंगे तो गांव कैसे बसे हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर कैसा, उनका गवर्नेंस कैसा है, ये बदलता रहता है, इनका पैटर्न बदलता रहता है। नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है। ईच रीजन हैज़ इट्स ओन यूनिक कस्टम, सेरेमनीज, ड्रेस, फूड, लैंग्वेज दैट सेपरेट इट्स विलेज फ्रॉम ऑल अदर विलेजेज, है ना। तो हर एक रीजन का, हर एक क्षेत्र का अपना खुद का कस्टम है, अपना खुद का सेरेमनीज है, अपना खुद का पहनने का, खाने का, भाषा अपनी खुद की है, अपना तरीका है, ओके, जो कि एक गांव को दूसरे गांव से अलग करता है। दो विलेजेज स्टिल हैव हेडमैन, अभी भी गांव में सरपंच या हेडमैन होते हैं, एंड ट्रेडिशनल पंचायत भी हैं, लेकिन देयर इन्फ्लुएंस एंड पावर हैज़ बीन ग्रेटली रिड्यूस, लेकिन इनकी ताकत घट गई है। विद द एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू, पुलिस एंड डेवलपमेंट प्लानर्स, ठीक है। तो लेकिन अब इनकी पावर घट गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, डेवलपमेंट प्लानर्स वगैरह हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इन सब का प्रभाव, पंचायतों का और हेडमैन का प्रभाव कम होता जा रहा है।
फैक्टर्स सच एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्टिविटी टू ऑफ द विलेजेस विथ रोड, है ना, गाँव में अब जो है रोड बन गए हैं, सैटेलाइट टीवी आ गई है ज़्यादातर घरों में, एजुकेशन फैली है, जिसकी वजह से ये सारा डेवलपमेंट हो पाया है। ओके, तो गांव जो है अब सड़कों से जुड़ गए हैं, जो गांव है वहाँ पर सबके घर में टीवी है, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नॉलेज बढ़ रही है और उसकी वजह से ये सारा डेवलपमेंट हो पा रहा है। द ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी हैज़ आल्सो अफेक्टेड द कास्ट डोमिनेंस इन रूरल इंडिया। रूरल इकोनॉमी जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ ने भी कास्ट डोमिनेंस जो थी रूरल इंडिया में उसको जो है प्रभावित किया है। द लैंड ओनिंग अपर कास्ट व्हिच डोमिनेटेड द ओल्ड क्लास स्ट्रक्चर, जो लैंड ओनिंग अपर क्लास थे, ज़्यादातर अपर क्लास के लोगों के पास में ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, व्हिच डोमिनेटेड द ओल्ड क्लास स्ट्रक्चर, जो पहले जो है डोमिनेट किया करते थे, हैज़ गिवन वे टू लोअर कास्ट पीजेंट कल्टिवेटर्स, उन्होंने लो कास्ट के किसानों को भी मौका दिया हुआ है। यानी कि अब केवल अपर जाति के लैंड ओनर के पास ही ज़मीनें नहीं है, खेती नहीं होती, बल्कि लो कास्ट के किसान भी जो है अब खेती करने लगे हैं। रीसेंट ग्रोथ ऑफ रिच पीसेंट, मतलब जो अभी रिसेंट में ग्रोथ हुई है जिसकी वजह से किसान अमीर हो गए हैं, जो नए अमीर बने हैं किसान, विथ देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अपने जो राजनीतिक प्रभाव से, हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन ऑफेंस अगेंस्ट एग्रीकल्चर लेबरर एंड शेयरक्रॉपर। इन्होंने क्या किया है, राजनीतिक इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए ऑफेंस बढ़ा दिया है। मतलब अब जो है ये जो एग्रीकल्चर में लेबर होते हैं उनको परेशान करते हैं, जो शेयर क्रॉपर होते हैं जो अधिया पर बोते हैं, या फिर जो है मतलब कि आधा आप ले लीजिए आधा हम ले लें, जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं उनको जो है उनके अगेंस्ट में उनको मारपीट करने लगे, इस तरीके का हुआ है जो रिच किसान हैं। ओके, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये बात जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू होती है, ज़्यादा लागू होती है। दो देयर आर वेरिएशन इन कास्ट पैटर्न फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बेसिकली दे फॉल इनटू ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एंड हुज रिलेटिव स्टेटस इज डिफाइंड बाई सोशल इंटरकोर्स। ठीक है, तो वेरिएशन कास्ट पैटर्न में जो है हर एक राज्य में अलग अलग कास्ट जो पैटर्न है अलग अलग है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स हैं या शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स हैं। ओके, उसके बाद में रफली 7% पॉपुलेशंस आर ब्राह्मण, 7% आबादी ब्राह्मण की है, ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण्स की है, 18% जो है शेड्यूल कास्ट की है और शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब की है, और बाकी जो 50% है बिलोंग टू मिडिल कास्ट ऑफ मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स, और रिमेनिंग जो 25% बचते हैं वो लैंडलेस लेबरर हैं, अर्बन लो पेड वर्कर्स हैं। ओके, तो मतलब कहने का 7% जो है ब्राह्मण्स हैं, 18% जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं, 50% जो है आपके आते हैं जो ये साहूकार वगैरह और जो है जो ज़मीन ओनर वगैरह हैं, और बाकी जो 25% बचता है फ्रेंड, इसमें आपके आते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं या जो है जो दिहाड़ी मजदूरी वाले वर्कर्स हैं। ओके, तो ये है इस तरीके से कास्ट बेस्ड इनका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये हमने देखिए फ्रेंड जो है पूरा समझा कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो वेरियस अदर इन्फ्लुएंसेस हैं उसके बारे में डिस्कस किया। इसको मैं दोबारा नहीं रिपीट करवा रहा हूँ, लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वेरियस जो अदर इन्फ्लुएंसेस उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। होप है कि आपको जो है पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।